हेलो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का तपो बने ब्रह्मचारी। जो प्रथम पाठ है उन्हें हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस पाठ का क्या नाम है? तपोवने, यानी तपोवन में कौन है? तो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी किनको बोला जाता है? विद्यार्थी। आइए पूरे नाटक को अच्छी प्रकार हम लोग पहले समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? पहले इसे हम समझते हैं, आराम से समझ। आराम से समझ, कोई हड़बड़ नहीं करिएगा। महाजनपद का निकाल लें, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? अब क्लियर दिखाई देगा, धीरे धीरे दिखाई। अब देखिए क्या है, पहले जो हमारा पाठ है उस पाठ का नाम क्या है? तपो बने ब्रह्मचारी। देखिए पाठ का नाम है तपो बने ब्रह्मचारी। ए का मतलब होता है में, यानी कि तपोवन में कौन है? ब्रह्मचारी हैं, यानी कि तपोवन में कौन है जी? विद्यार्थी हैं। तपोवन में विद्यार्थी हैं। तपोवन में विद्यार्थी हैं, तपोवन में कौन है? ब्रह्मचारी हैं। आइए, इन्हें तपोवन क्यों आना पड़ा? इस विद्यार्थी को तपोवन क्यों आना पड़ा? विद्यार्थी का काम क्या है? पढ़ाई करना, अध्ययन करना। अब ये बच्चे तपोवन में क्यों आते हैं? आइए देखते हैं, इनके बारे में समझते हैं। पहले तो आपको ये समझना है कि ये वाला जो इलाका है, ये इलाका यानी कि मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच वाला ये वाला जो इलाका है, इसको बोला जाता था उस समय अवंती। इसको बोला जाता था अवंती। और यहाँ का जो राजा था उस समय प्रद्योत था। यहाँ का राजा का नाम प्रद्योत, और इसकी जो बेटी थी उनका नाम था पद्मावती। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कहानी धीरे धीरे समझ में आएगी, ध्यान से समझिएगा। अवंती का जो राजा था, राजा का नाम था प्रद्योत। राजा का क्या नाम था? प्रद्योत। और इसकी जो बेटी थी, बेटी का नाम क्या था जी? पद्मावती। बेटी का नाम क्या था? पद्मावती। बेटी का नाम था पद्मावती। ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया कि जो अवंती है, अवंती राज का जो राजा था प्रद्योत था, और इनकी जो बेटी थी वो कौन था? पद्मावती। ठीक है, दूसरा बात समझिए। ये है वत्स, ये वत्स राज्य है। ये कौन सा राज है? वत्स राज है। ये वत्स राज की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वत्स राज की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश वाली जो इलाका है, लगभग उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है, उसको आप बोल सकते हैं क्या? वत्स राज। तो जो वत्स राज है उसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वत्स राज, उसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। यहाँ का जो राजा था उस राजा का नाम था उदयन। राजा का नाम क्या था? उदयन। राजा का क्या नाम था जी? उदयन था। एक और आते हैं मगध, जिन्हें आप बिहार कहते हैं। जो पटना था, उस पटना वाले इलाके को, गया वाले, नालंदा वाले इलाके को उसको बोला जाता था मगध। ठीक, मगध। मगध का राजा था दर्शक। अजात शत्रु का पुत्र है ये दर्शक। मगध की राजधानी क्या है? राजगृह। ध्यान रखिएगा, मगध की राजधानी क्या है?
राजगिरी है। मगध की राजधानी क्या है? राजगिरी है। और दर्शक की जो बहन थी उनका नाम क्या था? इनका नाम था पद्मावती। पद्मावती, सॉरी, प्रद्योत की जो बेटी थी उसका नाम था वासवदत्ता। मिस्टेक, वासवदत्ता। जो प्रद्योत की बेटी थी उनका नाम क्या था? वासवदत्ता। और समझिएगा, जो दर्शक था उनका उनकी जो बहन थी उनका नाम था पद्मावती। दर्शक की बहन थी पद्मावती, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो उदयन है, उदयन कहाँ के राजा हैं? वत्सराज के राजा हैं। ना समझ गए? फिर से पुनः हम बोल रहे हैं, एक बार समझ लीजिए फिर से। देखिए, जो हमारा मगध है, मगध की राजधानी राजगिरी है और यहाँ का राजा उस समय कौन था? दर्शक था। दर्शक की बहन कौन थी? पद्मावती। दर्शक की बहन कौन थी? पद्मावती थी। दूसरा बात समझिएगा, जो अवंती है, अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी। क्या है? अवंती की राजधानी उज्जैनी है। और इस अवंती का राजा कौन था? प्रद्योत। और इनकी बेटी का नाम क्या था? वासवदत्ता। ठीक है, इनकी बेटी का नाम क्या था? वासवदत्ता। वत्स राज्य, जो वत्स राज है उनका जो राजा था, वत्स राज का जो राजा था उसका नाम क्या था? उदयन था। ठीक है, अब हम इस कहानी को, इस नाटक को प्रारंभ करने वाले हैं। नाटक का नाम क्या है? अगर आप पूछोगे कि इस नाटक का नाम क्या है तो मैं बताऊंगा, इस नाटक का नाम है स्वप्न वासव दत्तम। स्वप्न वासव दत्तम, नाटक का नाम है स्वप्न वासव दत्तम। इस नाटक के लेखक कौन है? लेखक कौन है जी? इस नाटक के लेखक हैं भास। इस नाटक के लेखक कौन है? भास हैं। स्वप्न वासव दत्तम नाटक के लेखक कौन है? भास हैं। ध्यान रखिए, कौन है? भास हैं। भास ने कुल 13 नाटक लिखे हैं। कितने नाटक? 13 नाटक। कितने नाटक लिखे? 13 नाटक। और इस 13 नाटक को खोजने वाले जो थे उनका नाम था टी गणपति शास्त्री। टी गणपति शास्त्री। टी गणपति शास्त्री कौन थे? टी गणपति शास्त्री थे। पुनः समझिए, जो स्वप्न वासव दत्तम है उनका लेखक कौन है? भास है। ठीक है, भास के कुल कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। भास के कुल कितने नाटक हैं? 13 नाटक हैं। क्लियर है? इस 13 नाटक को खोज करने वाले कौन थे? आप बताएंगे टी गणपति शास्त्री। कौन खोज किए थे? टी गणपति शास्त्री। कौन खोज किए थे? टी गणपति शास्त्री। यहाँ तक समझ गए? अब जो स्वप्न वासव दत्तम है इसमें कुल कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? तो 6 अंक है। कितने अंक हैं? 6 अंक है। क्लियर है? इसमें से जो प्रथम अंक है, प्रथम अंक का जो दृश्य है, जो कथा है, जो कथानक है, वो हमारे पाठ में लिया गया है। हमारे पाठ में लिया गया है, यानी कि तपोवने ब्रह्मचारी में, एक बार ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत पाठ मतलब तपोवने ब्रह्मचारी जो पाठ प्रस्तुत है, तपोवने ब्रह्मचारी यानी कि तपोवन में ब्रह्मचारी जो प्रस्तुत पाठ है, हास रचित, हास के द्वारा लिखा हुआ स्वप्न वासव दत्तम, यानी स्वप्न वासव दत्त यानी कि स्वप्न वासव दत्तम नाटक के प्रथम अंक से संकलित है। इसमें कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। अब 6 अंक में से कौन से अंक से हैं? तो प्रथम अंक से संकलित हैं। प्रथम अंक से संकलित हैं। अब कहने का मतलब क्या है, पहले ये बात समझिए। देखिए, जो यह पाठ लिखा हुआ है, यह पाठ अध्यक्ष महोदय के द्वारा नहीं लिखा गया है। वास्तव में यह अलग अलग पुस्तकों से संकलित किया गया है। यानी कि अपना पुस्तक जो है, पुस्तक का नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए अपना जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? कौस्तुभ। पुस्तक का नाम क्या है? कौस्तुभ है। कौस्तुभ, जो कौस्तुभ नामक पुस्तक है, कौस्तुभ का मतलब क्या होता है? मणि। एक विशेष प्रकार का रत्न, जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय ये कौस्तुभ मणि निकला था, जो भगवान विष्णु के छाती पर सुशोभित होता है। तो कौस्तुभ मतलब कि क्या? महत्वपूर्ण, मूल्यवान मणि, रत्न बोल सकते हैं। तो हमारा जो पुस्तक है वह मूल्यवान है। अब इस पुस्तक में जो है, इस पुस्तक में जो है अलग अलग जगह से यहाँ पर संकलित किया गया है चैप्टर्स को। ठीक है, उसी प्रकार जो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ है, ये कहाँ से लिया गया? इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो मटेरियल है, कहाँ से लिया गया है? आप बताओगे कहाँ से लिया गया? स्वप्नवास दत्तम से लिया गया। लिया गया स्वप्नवासव दत्तम से लिया गया। कहाँ से लिया गया? स्वप्नवासव दत्तम से लिया गया। अब क्या संपूर्ण स्वप्नवासव दत्तम इसमें है? नहीं, स्वप्नवासव दत्तम में कुल 6 अंक है। 6 अंकों में से जो प्रथम अंक है उसका कंटेंट हमारे इसमें तपोवनी ब्रह्मचारी पाठ में है।
यहाँ तक समझ गए? करिए एक बार, समझ गए तो अगर यहाँ तक समझ रहे हैं तो एक बार मैसेज करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तपोवन ब्रह्मचारी पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? स्वप्नवासव दत्तम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्वप्नवासव दत्तम से। स्वप्नवासव दत्तम के किस अंक से लिया गया है? प्रथम अंक से लिया गया है। ठीक है, अब स्वप्नवासव दत्तम को लिखा कौन है? क्योंकि लेखक कौन है? तो भास हैं। कौन लिखे हैं? भास। कौन लिखे हैं जी? भास लिखे हैं। कौन लिखे हैं? भास। देखिए घास नहीं है, भास है, भास। कौन लिखे हैं? भास। कौन लिखे हैं? भास लिखे हैं। स्वप्न वासव दत्तम, इस नाटक को लिखे कौन है? तो भास लिखे। इसी नाटक से तपोवन ब्रह्मचारी में कंटेंट को डाला गया है, इस नाटक के प्रथम अंक से। ठीक है, भास उपलब्ध संस्कृत साहित्य में कालगत दृष्टि से प्राचीनतम नाट्य कृतियों के रचयिता हैं। प्रस्तुत नाट्य अंश का दृश्य राजगृह के परिसर का है। ध्यान रखिएगा, नाटक का जो अंश है, नाटक का जो अंश है उसका जो दृश्य है वो कहाँ का है? राजगिरी के परिसर का है। ध्यान रखिएगा, राजगिरी के परिसर का है। राजगिरी कहाँ है पता है ना? राजगिरी कहाँ है? जो मगध है उनकी राजधानी क्या है? राजगिरी है। जहाँ का राजा उस समय कौन था? दर्शक था। और दर्शक की बहन कौन थी? पद्मावती। ये ध्यान रखिएगा। आगे ये राजगिरी के परिसर का है जहाँ राजमाता से मिलने के लिए मगध राजकुमारी, मगध की जो राजकुमारी थी वो कौन थी? पद्मावती। पद्मावती आती हैं। वही प्रच्छन्न वेश में वत्सराज यानी वत्सराज का मंत्री योगनधरायण उस राज्य के राजा उदयन की रानी वासवदत्ता को अपनी स्वसा यानी कि बहन के रूप में ले आता है। अब पद्मावती के पास न्यास रूप में रख देता है। मंत्री योगनधरायण एक योजना के अंतर्गत कार्य कर रहा था, इसीलिए उसी राज्य के एक ग्राम में स्थित पाठशाला का ब्रह्मचारी जब आता है तो वह इन लोगों की कई जिज्ञासाओं का समाधान कर देता है। इस दृश्य का नाट्य महत्व बहुत अधिक है। अब समझिए, इसे अच्छी प्रकार से समझते हैं क्या बताया गया। आइए देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको लिखना है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इस पाठ का सारांश लिखें। जब सारांश लिखने के लिए बोलेगा तो पहले आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आप लिख पाइएगा इस पाठ का सारांश। आइए समझते हैं। एक राजा था, आपको लिखना है एक राजा था। एक राजा था, इस राजा का नाम था, कहाँ का ये राजा था? वत्सराज। वत्सराज, वत्सराज का एक राजा था, राजा का नाम था उदयन। वत्सराज कहाँ है मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। वत्सराज को एक बार देख लीजिए। ये वाला इलाका जो है, ये वाला जो क्षेत्र है ये है वत्सराज। ध्यान रखिएगा, यहीं का राजा कौन है? उदयन है। का राजा कौन है? उदयन वत्सराज का राजा था। उदयन वत्सराज का राजा था। इन्हें शिकार करना बेहद ही पसंद था। शिकार करना इन्हें बेहद ही पसंद। जो मैं बोल रहा हूं उन्हें आप लिखेंगे, पहले सुनेंगे फिर जाकर आप इन्हें लिखेंगे, क्योंकि सारांश पूछेगा आपसे पूरे नाटक। तो वत्सराज का एक राजा था जिनका नाम उदयन था। इन्हें शिकार करना बेहद पसंद था। शिकार करना इन्हें बेहद ही पसंद था। शिकार करने के लिए जब ये जाते हैं, जंगल बन जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं एक मदारी जो है, एक मदारी सांप को पकड़े हुए था और सांप छटपट कर रहा था। इसे छुड़ाने के लिए सांप छटपट कर रहा था। ठीक है, उदयन बोलता है कि मदारी को बोलता है कि इस सांप को छोड़ दो, क्यों ही उसे पकड़े हुए हो? तो मदारी बोलता है मेरा घर चलता है इन्हीं कामों से, तो कैसे छोड़ सकता। तो फिर उदयन जो उनके पास जेवर वगैरह थे वो दे देते हैं खोल के, चलो इससे काम चलाओ, लेकिन इस सांप को छोड़ दो। जब सांप को छोड़ देते हैं, जब सांप को छोड़ देते हैं तो सांप अपने दिव्य रूप में आ जाते हैं। दिव्य रूप में आ जाते हैं और उसके बाद ये प्रसन्न होकर, जो सांप है प्रसन्न होकर इन्हें एक वीणा दे देते हैं। और वीणा का नाम था घोषवती। घोषवती नामक एक वीणा दे देते हैं सांप। क्या देते हैं? घोषवती नामक एक वीणा दे देते हैं। इन्हें देते हैं उदयन को। अब इस घोषवती वीणा का कमाल ये था, इसका महत्व ये था
कि इस वीणा को जब भी बजाते थे तो बहुत सारे लोग, जितने भी लोग थे, सब इस वीणा की ध्वनि को सुनकर मोहित हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे। ध्यान रखिएगा। अब उदयन इस घोषवती वीणा के कारण पूरे राज्य में, पूरे देश में फेमस हो गए, प्रसिद्धि को पा लिए। सभी लोग इनकी प्रशंसा करने लगे। इनका नाम हो गया किनका? उदयन का। तो जब इनकी चर्चा जब सुनती है अवंती राजकुमारी, अवंती राजकुमारी याद है? अवंती राजकुमारी कौन है? अवंती राजकुमारी। अवंती का राजा कौन था? प्रद्योत था। अवंती का राजा कौन है? प्रद्योत है। आपको दिखाना चाहेंगे अवंती कहाँ है? ये अवंती वाला इलाका है। अवंती का राजा कौन है? प्रद्योत है। और अवंती की राजकुमारी कौन है? वासवदत्ता। जब इनकी बड़ाई, इनकी प्रसिद्धि, उदयन की प्रसिद्धि अवंती राजकुमारी सुनती है। अवंती राजकुमारी कौन है? वासवदत्ता। वासवदत्ता जब सुनती है तो इनकी भी इच्छा होती है कि हम राजा उदयन से क्या करें? संगीत की शिक्षा लें। कहने का मतलब ये हुआ, जो घोषवती वीणा है, वीणा बजाने की शिक्षा लें, वीणा बजाने की शिक्षा लें। ये कौन चाह रही है? वासवदत्ता चाह रही थी वीणा बजाने की शिक्षा लेना। किनसे चाह रही थी? अपने अपने पिताजी को बोलती हैं। वासवदत्ता के पिताजी का नाम क्या है? प्रद्योत है। ये अपने पिताजी को बोलते हैं कि पिताजी मुझे मुझे उनसे सीखना है, वीणा बजाने सीख। तो फिर प्रद्योत बोलते हैं वो तो राजा है, वो आपकी बात क्यों ही मानेंगे। उनसे संदेश भी भिजवाते हैं, उदयन के पास संदेश भी भिजवाते हैं कि आप मेरी बेटी को पढ़ाइए, यानी कि शिक्षा दीजिए। किनका शिक्षा देना है जी? वीणा बजाने की शिक्षा दीजिए। लेकिन राजा मना कर देते हैं, बोलते हैं अगर उन्हें ज्ञान लेना है, शिक्षा लेना है तो उन्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। लेकिन ये राजकुमारी थी, ये वहां नहीं जा सकती थी। तो अब ये योजना बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि किसी भी प्रकार इस राजा को यहाँ पर लाया जाए। कहाँ पर लाना है इस राजा को? ध्यान रखिएगा, वत्स राज का ये राजा उदयन है। अब इस राज्य, इसको लाना है कहाँ पर? अवंती लाना है। कहाँ लाना है इनको? अवंती लाना है। ध्यान रखें। अब योजना बना लेते हैं। चूंकि ध्यान रहे कि जो उदयन है, इनको ना शिकार करना बेहद पसंद है। तो किसी ने, मतलब एक योजना के तहत किसी ने इन्हें बता दिया कि अवंती राज्य में, यानी अवंती वाले क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े हाथी हैं, चलिए उनका हम शिकार करते हैं। तो शिकार करने के लिए कहाँ आ जाते हैं? जो राजा उदयन है वो शिकार करने के लिए आ जाते हैं अवंती राज। जब अवंती राज आते हैं, जब हाथी को पकड़ने ही वाले होते हैं, उसी समय तो इनके जो राजा हैं, राजा का नाम क्या है? प्रद्योत। प्रद्योत के द्वारा बिछाए हुए जितने भी जाल थे, जितने भी सेना थे, उनके बीच में ये फंस जाते हैं। कौन फंस जाते हैं? उदयन। उदयन फंस जाते हैं और उसके बाद उदयन को बंदी बना लेते हैं और उसको जेल में आके बंद कर देते हैं। यानी कि उदयन को ले आ जाते हैं और कहाँ पर लेकर आ गए? अवंती लेकर चले। उदयन को लेकर चले आए अवंती। जब अवंती लेकर आते हैं और उसके बाद उन्हें बताते हैं, आग्रह करते हैं, राजा प्रद्योत बोलते हैं आप मेरी बेटी को वीणा बजाने की शिक्षा दीजिए। जब इनकी बेटी, यानी प्रद्योत की बेटी वासवदत्ता है, जब के पास आते हैं, राजा उदयन के पास आते हैं, इनकी बेटी यानी कि प्रद्योत की जो बेटी थी वासवदत्ता, देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तब बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, तो इससे तुलना करो। आप समझ लीजिए कि बहुत ही खूबसूरत थी वासवदत्ता। जैसे वासवदत्ता को देखते हैं राजा उदयन, जैसे ही राजा उदयन देखते हैं वासवदत्ता को, राजा उदयन उन पर मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और उसके बाद दोनों के बीच पढ़ाई का सिलसिला जारी रहता है। यानी कि राजा उदयन शिक्षा देते हैं वीणा बजाने की, लेकिन दोनों में ही क्या हो जाता है? आपस में आसक्ति हो जाता है, प्रेम हो जाता है। दोनों में ही इतना प्रेम हो जाता है कि घर बार छोड़ने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। इतना प्रेम हो जाता है, बहुत अधिक प्रेम हो जाता है वासवदत्ता और उदयन के बीच। बहुत अधिक, बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है। यानी कि बोल सकते हैं प्राण जाए, प्राण चला जाए वो मंजूर है, लेकिन उदयन के बिना रह नहीं सकती वासवदत्ता। और ठीक वैसे ही उदयन भी नहीं रह सकते हैं वासवदत्ता के बिना। इतना प्रेम हो गया, अटूट प्रेम समझ लीजिए, बेहद ज्यादा प्रेम हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या होता है। बहुत अधिक जब प्रेम हो जाता है, तो ये तो चूंकि कहाँ पर है? ये अवंती में है दोनों ही। अब आगे समझिएगा, जो उदयन है, उदयन के दो मंत्री हैं। वैसे मंत्री बहुत सारे होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिनका कहानी में, नाटक में जिक्र है, उनके बारे में बता रहे हैं।
एक का नाम है योगंधरायन, योगंधरायन। और जो दूसरा मंत्री है, उसका नाम है रुम्नवान, रुम्नवान। दो मंत्री हैं, उदयन के दो मंत्री हैं, एक है योगंधरायन और दूसरे रुम्नवान। ये दोनों विचार बनाते हैं कि वत्सराज तो राजा के बिना इसे सूना सूना पड़ा हुआ है, राजा को छुड़ाना ही पड़ेगा अवंती राज्य से। तब ये दोनों किसी प्रकार योजना बनाकर ये किसी प्रकार राजा उदयन के पास यहाँ अवंती में पहुंचते हैं, अवंती में पहुंचते हैं राजा उदयन के पास। और फिर जाके ये तीनों ही और साथ में कौन, तो वासवदत्ता, यानी वासवदत्ता भी उदयन से ही मिली हुई है। वासवदत्ता, उदयन और योगंधरायन रुम्नवान, यानी कि ये चारों ही मिलकर योजना बनाते हैं और उस योजना के तहत वो क्या करते हैं, अवंती से बाहर निकल जाते हैं, अवंती से बाहर आ जाते हैं हथनी पर बैठकर बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद ये पहुंचते हैं कहाँ, ये पहुंचते हैं ये ये पहुंचते हैं वत्सराज की राजधानी कौशाम्बी में। कहाँ पहुंचते हैं, वत्सराज की राजधानी कौशाम्बी से, यानी कि अवंती से चले और पहुंचे कहाँ, वत्सराज की राजधानी कौशाम्बी पहुंचते हैं। और इसी कौशाम्बी में आकर दोनों विवाह कर लेते हैं, दोनों विवाह कर लेते हैं। कहने का मतलब दोनों विवाह कर लेते हैं, विवाह किए। एक तो वासवदत्ता, दूसरा कौन थे, दोनों ही विवाह कर लेते, विवाह करते हैं। उसके बाद जब पिताजी को पता, इनके पिताजी हैं तो उन्हें गुस्सा आएगा ही। अब विवाह करने के बाद एक तो विवाह नहीं हुआ था, तब भी ये हालत था कि दिन रात बस उसी के पीछे लगे हुए थे राजा उदयन, वासवदत्ता के पीछे। अब विवाह होने के बाद भी रात दिन बस दिमाग में कौन, वासवदत्ता, वासवदत्ता, वासव, हमेशा वासवदत्ता के पीछे। अब इन्हीं का फायदा उठाकर कि चूंकि जो राजा है, राजा उदयन है, वो वासवदत्ता के पीछे पड़ा हुआ है, बस वासवदत्ता, हमेशा वासवदत्ता, हमेशा वासवदत्ता, क्योंकि प्रेम ही बहुत ज्यादा है और ऊपर से शादी भी हो चुका है, तो वासवदत्ता के चक्कर में ही रहता था, वासवदत्ता के ही चक्कर में रहता था कौन, राजा उदयन। ठीक है, इसी का फायदा उठा लेते हैं इसका शत्रु कौन, आरुणि। आरुणि इसी का फायदा उठाते हैं और क्या करते हैं, राजा उदयन तो वासवदत्ता के चक्कर में है और ये क्या करते हैं, राजा, जो राजा का शत्रु है आरुणि, आरुणि क्या करते हैं, ये जो वत्सराज है, वत्सराज का सारा जमीन हड़प लेते हैं, कौशाम्बी को छोड़कर सारा जमीन हड़प लेते हैं आरुणि। अब तो और टेंशन, टेंशन ये हो गया, अब ये राज्य को पूरा कंट्रोल कर लिए, पूरा जमीन को हड़प लिए हैं, रहेंगे कहाँ, कौशाम्बी को, कौशाम्बी थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी सभी जगह पूरा जमीन हड़प लिया है आरुणि। अब बता दें कि कोई राजा अगर आप पर कंट्रोल कर रहा है तो वहां की जितनी जनताएं हैं पर भी उसी राजा का कंट्रोल हो जाएगा, यानी राजा उनके साथ कुछ भी कर सकता है, हो सकता है आगे चल के कहीं वासवदत्ता को भी ना छीन ले आरुणि। इस डर से राजा राजा उदयन को तो कुछ सूझबूझ नहीं है, क्योंकि वो तो खोया हुआ है वासवदत्ता में। अब राजा उदयन का जो मंत्री है, राजा उदयन का मंत्री कौन है, राजा उदयन का मंत्री कौन है, योगंधरायन, योगंधरायन। और दूसरे कौन है, रुम्नवान। ये दो मंत्री, तो बहुत सारे मंत्री होंगे लेकिन जो फेमस हैं योगंधरायन और रुम्नवान, ये दोनों ही विचार बनाते हैं ऐसा कुछ किया जाए जैसे कि आरुणि से अपना जमीन लौटाया जाए। तो चूंकि ये संभव नहीं था, क्योंकि देखो राजा उदयन की सहायता करने के लिए अवंती का जो राजा प्रद्योत है वो तो कर नहीं सकता सहायता, आरुणि तो इसका दुश्मन ही है, कोई और आना पड़ेगा जो इनकी हेल्प करे। और हम शुरू में ही बता चुके हैं कि राजगिरी यानी कि मगध बहुत शक्तिशाली था उस समय। जो मगध है, मगध का राजा कौन है, दर्शक। इसका मतलब ये हुआ कि उदयन का अगर किसी प्रकार से रिश्ता दर्शक से हो जाए तो दर्शक इनकी हेल्प कर देंगे, और दर्शक जब हेल्प करेंगे तो आरुणि मारा जाएगा, आरुणि से जमीन वापस ले लिया जाएगा। तो वही होता है, योगंधरायन रुम्नमान ये दिमाग लगाते हैं कि किस तरह से दर्शक से हमारा संबंध सही हो। और दर्शक की बहन थी पद्मावती, और पद्मावती से उदयन का विवाह तभी हुआ, क्योंकि कोई भी भाई अपनी बहन की विवाह तभी करेगा ना जब वो राजा ठीक ठाक हो। राजा उदयन की पहले ही शादी हो चुकी है वासवदत्ता से, तो क्या जो दर्शक है, राजा दर्शक है, वो अपनी बहन पद्मावती का विवाह फिर से करेंगे क्या उदयन से, नहीं करेंगे। वो किस चीज की कमी है, नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वासवदत्ता को मरना पड़ेगा, तभी जाके जो पद्मावती है उनका विवाह किन से हो पाएगा, उदयन से हो पाएगा।
और ठीक ऐसा ही होने वाला है, आगे देखिए। अब क्या होता है, जो वासवदत्ता है, योगंधर है, रूमनवान है, ये तीनों मिल जाते हैं और तीनों आपस में बातचीत करते हैं, ऐसा कुछ करे जैसे कि पद्मावती का विवाह उदयंस हो जाए। समझ लीजिए एक स्त्री जो वासवदत्ता है, वो अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राजा की भलाई के लिए वो ऐसा करने वाली है कि अपने पति का विवाह फिर से किसी दूसरे स्त्री से, लड़की से कराने वाली है। इनसे, पद्मावती से। अब ये जो वासवदत्ता है और योगंधरान और रुम्नवान है, ये तीनों ही मिलकर एक योजना बनाते हैं कि राजा को इस क्षेत्र से किसी और जगह, यानी कि ये मगध वाला इलाका और वत्सराज, यानी कि वत्सराज, इस दोनों के बीच वाला इलाका में ही पड़ता था एक जगह, जगह का नाम था लावानक। लावानक, लावानक नाम का गांव था। योजना के तहत उस लावानक नामक गांव में राजा उदयन को लेकर जाता है, वहीं पर शिविर लगाते हैं, ठीक है? और उसी शिविर में सब रहने लगते हैं। योजना के तहत ऐसा होता है कि राजा उदयन जब लावानक गांव से शिकार करने के लिए जाते हैं, उसी समय क्या करते हैं, उस पूरे गांव में आग लगवा देते हैं। और उस आग में जब आग लगा रहे थे, उसी समय अपना जितना भी जेवर था, जो भी कपड़ा वगैरह था, वो सारा क्या करते हैं, उस आग में फेंक देते हैं, ताकि ये भरोसा हो जाए सभी को, उस पूरे गांव वाले को, राजा को भी ये भरोसा हो जाए कि वासवदत्ता जल के मर चुकी है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। पूरे लावानक नामक गांव में पूरे में आग लगा देते हैं और फिर ये खबर पहुंचवा देते हैं, ये पूरा खबर पहुंचा देते हैं सभी जगह कि वासवदत्ता उसमें जल के मर गई। और साथ साथ उसको बचाने के लिए जो योगंधरान मंत्री था, वह भी जब बचाने के लिए गया तो वह भी उसके अंदर मर गया। ऐसा खबर सभी जगह फैला देते हैं। और ऐसा ही होता है। होता ये है, तो लावानक नामक गांव है, उसमें वास्तव में नहीं मरे थे दोनों, दोनों ही वेश बदल लेते हैं। यानी वासवदत्ता अपना रूप बदल के अवंतिका का रूप ले लेती है, यानी वासवदत्ता का अब नाम हो जाएगा अवंतिका। और जो हमारा योगंधरायण है, ये अपना रूप सन्यासी का ले लेते हैं। अब ये जो योगंधरायण है, योगंधरायण अवंतिका को अपनी बहन के रूप में मान लेती हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं, लावानक नामक गांव से निकल पड़ते हैं और चल पड़ते हैं कहाँ, मगधराज, राजगृह पहुंच जाते हैं, राजगृह जाते हैं। उसी जंगल में यहाँ की जो राजमाता है, यानी कि पद्मावती की जो माता है, उस वन में आई हुई हैं और उस माता से, राजमाता से मिलने के लिए पद्मावती जाती हैं, यानी अपनी माता से मिलने के लिए पद्मावती जाती हैं। जब वहाँ जाती हैं, राजगृह में जाती हैं, जंगल में जाती हैं पद्मावती, तो वहाँ जब जिस दिन जाई होती हैं, उस दिन ऐलान करते हैं, मतलब सूचना पहुँचाते हैं, जिनको भी कुछ मांगना है वो मांग सकते हो, यहाँ पर राजकुमारी आई हुई। तो उसी बीच में योगंधरान बोलते हैं कि मुझे कुछ मांगना है, तो पद्मा बोलती है क्या चाहिए क्या? तो योगंधरान बोलते हैं कि मेरी ये जो बहन है अवंतिका, इसे आप न्यास के रूप में अपने पास रख लीजिए, धरोहर के रूप में अपने पास रख लीजिए, तो थोड़ा भी कुछ भी नुकसान ना होना चाहिए। बोले ठीक है, लड़की है, रख लेते हैं। पद्मावती को, पद्मावती है वो वासवदत्ता यानी कि अवंतिका को अपने पास रख लेते, ठीक है, पास रख लेते। ये सारा स्टोरी यहाँ पर हुआ। अब देखिए, जब रहने लगती हैं पद्मावती के पास अवंतिका, तो अवंतिका जो है, यानी कि वासवदत्ता जो है, क्योंकि वासवदत्ता का एम क्या था, मतलब इनका गोल क्या था, उद्देश्य क्या था इनके पास आने का? इसका उद्देश्य यह था कि इनके दिमाग में राजा उदयन के प्रति प्रेम जगाना। तो पद्मावती के पास जब वह रहती तो मतलब बहुत ज्यादा बड़ाई करती थी। किनका बड़ाई करती थी? राजा उदयन का, कि राजा उदयन वैसे हैं, के पास इस प्रकार की वीणा है, बहुत सारा बड़ाई करने लगे पद्मावती के पास, और पद्मावती को भी अच्छा लगने लगा। उनके अंदर भी प्रीति जग गया उदयन के लिए, इनके अंदर भी प्रेम आ गया उदयन के लिए। अब ये सब तो इधर हो रहा है, लेकिन जब लावानक नामक जो ग्राम है वो पूरा जल चुका है, इसकी सूचना किससे मिलता है? तो लावानक नामक गांव में पढ़ रहा था कुछ बच्चे, विद्यार्थी पढ़ रहे थे। जब उस गांव में आग लग जाता है, इस गांव से एक विद्यार्थी भागकर आता है, राजगृह आता है, और वही विद्यार्थी, वही ब्रह्मचारी, विद्यार्थी को ब्रह्मचारी बोला जाता था पहले, वही ब्रह्मचारी आके बताता है ये सारी घटना हुई है उस गांव में, यही है आपका पाठ। तो आपका पाठ है तपोवन, यानी कि तपोवन में ब्रह्मचारी, यानी कि तपोवन में ब्रह्मचारी पहुंचते हैं।
अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज आप इस पूरे सारांश को लिख लेंगे, ठीक। अब यहीं तक रखते हैं, इतना ही।